प्रिय छात्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रायोगिक भूगोल में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ वीडियो मैं आपको पहले ही डाल चुका था और उसमें जो मैंने विषयों को केंद्रित किया था, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन क्या है और ये कितने प्रकार की है और इसको क्यों मनाया जाता है, ये जो चर्चा है पूर्व में कर चुका हूं, फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट करते हुए आगे की तरफ चलूंगा। प्रोजेक्शन से तात्पर्य ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जो व्यवस्थित जाल है, उस जाल को किसी मानचित्र पर प्रदर्शित करना या ग्लोब अथवा अन्य किसी स्रोत के माध्यम से अक्षांश या देशांतर रेखाओं की स्थिति को त्रिविमीय आकृति से द्विविमीय आकृति, यानी कि ग्लोब है या कोई अन्य साधन है जिससे पृथ्वी की स्थिति या त्रिविमीय आकार से द्विविमीय आकार में किसी समतल, द्विविमीय आकार से तात्पर्य जैसे आपके कागज का पेपर हो गया या कोई बोर्ड हो गया या रजिस्टर हो गया, इस पर आपको ड्रॉ करने या उसको व्यवस्थित करने के लिए जो जाल बनाया जाता है उसे ही हम लोग प्रक्षेप कहते हैं। और प्रक्षेप में दो शब्द आपने यूज कर रहे हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं ऐसी रेखाएं जो धरातल पर पड़ी हुई अवस्था में पड़ती है, और धरातल से तात्पर्य मानचित्र पर पड़ी हुई अवस्था में, और देशांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो मानचित्र पर खड़ी अवस्था में होती हैं। ध्यान रखिए, अक्षांश रेखाएं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को जोड़ती है, और देशांतर रेखाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ती हैं। अर्थात खड़े रूप में ये तो होगी आपके देशांतर, और ये पड़े रूप में है वो है आपके क्या है, अक्षांश। अब बात आती है कि ये अक्षांश और देशांतर है क्या। ये अक्षांश और देशांतर पृथ्वी को आसानी से समझ सके, उसके मानचित्र को आसानी से समझ सके, और उसकी लोकेशन, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान की स्थिति क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कहां पर स्थित है, उसकी किसी स्थान से किसी संदर्भ में या किसी स्थान के साथ में उसकी क्या स्थिति है, उसको उसकी सहायता के लिए ये एक प्रकार से दाईं मतलब पड़ी हुई अवस्था में और खड़ी अवस्था में जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उसे ही हम लोग अक्षांश कहते हैं। अब अक्षांशों को हमने मानचित्र पर बनाया है। अब मानचित्र का आकार, मानचित्र से तात्पर्य कि जैसे आपकी किताब है या आपकी कॉपी है, उस पर आपने लाइनें खींचकर उसको व्यवस्थित किया है, और उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उसकी आकार है, और आपके उद्देश्य के अनुसार उसको व्यवस्थित किया है। ध्यान रखिए, पृथ्वी का जो लघुतम रूप है जिसे मॉडल कहते हैं वो ग्लोब है, और उस ग्लोब पर जब हमें स्थिति और व्यवस्था उसको ढंग से देखने के लिए क्या करते हैं, उस ग्लोब को डिवाइड कर रखा है विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में या विभिन्न आकार में, या आप कह सकते हैं एक निश्चित रूप में या वृत्तों में विभाजित कर रखा है। और ये जो वृत्त है, ये वृत्त आपको कागज पर तो इस प्रकार से लंबवत रेखाओं के रूप में या दिखाई देंगे, परंतु ग्लोब पर एक वृत्त के रूप में, गोले के रूप में दिखाई देंगे। और ये इसका मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। इस ग्लोब में जो देशांतर रेखाओं की स्थिति जैसे ये है, ये देशांतर रेखाएं, इसमें ये जो लाइनें हैं ये इस प्रकार
प्रकार से, क्योंकि मैंने क्या बताया, पृथ्वी का लघुत्तम रूप क्या है, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब पर इस प्रकार से पड़ी हुई ये जो लाइन है, ये लाइनें आपके क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखाएं। और ये इस प्रकार से संपूर्ण ग्लोब को धीरे धीरे चारों तरफ कवर करती। इसकी संख्या इधर से ऐसे, मतलब यहां से जाएंगे इधर 90 होगी और इधर से ही ऐसे 90 होगा। टोटल यहां से लगाकर यहां तक कुल संख्या कितनी होगी, 180 अक्षांश होगी। ठीक इसी प्रकार से, तो ये तो इस प्रकार से गोले हैं, और ठीक इसी प्रकार से देशांतरों में भी गोले होते हैं, मतलब ये इस प्रकार से गोले होंगे और ये इस प्रकार। तो ये इस पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को टोटल 360 भागों में इस प्रकार से विभाजित करते हैं। तो 180 तो अक्षांश होगी और 360 देशांतर होगा। तो ये इस प्रकार से गोले होंगे और ये इस प्रकार के। ध्यान रखिए, अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की हो जाएंगे, इनकी लंबाई या इनका जो आकार है ऊपर की तरफ जाएंगे, छोटा होता जाएगा, और सबसे बड़ी अक्षांश होगी वो विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश होगी। परंतु देशांतर रेखाएं होगी, इनका आकार सभी जगह बराबर हो, चाहे इधर से ऐसे घूमेंगे या इसको ऐसे घुमाएंगे, कहीं से भी घुमाएंगे, इनकी साइज, मतलब इन रेखाओं की लंबाई है उतनी की उतनी ही रहेगी। तो अक्षांश और देशांतर की को बनाने का पर्पज यही है कि मान लीजिए ये आपका प्लेस है, जैसे ये भारत है, इस भारत की लोकेशन क्या है, वो कितने डिग्री से कहां पर है, उसकी विश्व में कहां स्थिति है, उसको उस स्थिति को देखने के लिए इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बनाया जाता है। अब मैंने क्या बना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा था आपका घर कहां है, तो आप किसी का नाम लेंगे कि मेरा घर उस कॉलोनी में है, उस नगर में है, उस शहर में है। तो आप ठीक इसी प्रकार से अक्षांश रेखा भी एक डिग्री या अंशीय भाग है जो पृथ्वी को विभाजित समान भागों में उसको टुकड़े करके या उसकी समान अंश में विभाजित करके उसकी लोकेशनों को निर्धारित किया गया है। और अक्षांश रेखाओं कि यह सूर्य से सापेक्षित कोणीय स्थिति से इसका निर्धारण किया जाता है। अब बात आती है कि ये जो कागज, मान लीजिए मैंने इस पर कागज लगाया है और इस कागज पर लगी हुई अक्षांश रेखाएं जो आपने इस पे बनी हुई है, इस कागज को यदि मैं खोलता हूं तो इसका रूप कैसा होगा, या तो ये इस प्रकार से फैलेगा, ये इस प्रकार से लंबवत, या इस प्रकार से फैलेगा, अलग अलग रूप में फैलेगा। जब ये फैलेगा तो लाइनें भी क्या होगी, अक्षांश रेखा कुछ लाइनें ऐसे चली जाएगी, कुछ ऐसे लाएगी, ये लाइनें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। अब ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है जैसे ही फैलेगी तो कागज भी फैल जाएगा, दायां हो जाएगा बायां। अब यहां बात आ रही है कि ये तो इस प्रकार से मोटा है और ये जो आपका बोर्ड है ये टेढ़ा दो ऐसा इस प्रकार से, तो एक मोटाई वाला और एक पतला है। मतलब कहने का तात्पर्य, यदि ये जो तीन त्रिआयामी से तात्पर्य क्या होगा, लंबाई, इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, जबकि इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई, इसमें मोटाई है नहीं। तो अब इस त्रिआयामी कागज पर या त्रिआयामी अक्षांश रेखाओं की स्थिति को द्विआयामी यदि हम कागज पर लेके आएंगे तो क्या होगा, इसमें जो अक्षांश रेखाओं की जो वास्तविक रूप होगा वो अपने से कई गुना चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के कारण जो भी मैप है, मान लीजिए इंडिया का मैप इस प्रकार का बना हुआ है, तो इंडिया का मैप में भी क्या होगा, इंडिया के मैप में इंडिया का दक्षिणी भाग उत्तर चला जाएगा या कहीं पर और चला जाएगा। या इसके यदि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल इसमें यदि हम आप लोगों ने देखा होगा गुब्बारा होता है, गुब्बारे पर आप भरे हुए गुब्बारे पर अपना नाम लिखो या XY लिखो या कोई सिंबल बनाओ। जैसे ही गुब्बारा सिकुड़ता है तो नाम की क्या लोकेशन होती है, नाम सिकुड़ के दाएं उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, वो अपने रूप में कई गुना चेंज हो जाता है। तो ठीक यही कंडीशन यहां पर भी आएगी कि जो यहां पर की कंडीशन है वो यहां पर नहीं आ पाएगी। तो इसलिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या करने के लिए, जो इसके लिए फिर क्या की तकनीक, एक 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी धीरे धीरे तकनीकों का इजाद हुआ और बाद में इस सिंपल कागज पर लाने के लिए इसमें बल्ब रखे या मोमबत्ती रखी या इस प्रकार से, ताकि और कागज बल्ब रखकर इसकी जो अक्षांश रेखा है उसकी छाया को प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करने के बाद उस कागज पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे अक्षांश रेखाएं बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस बल्ब इसके चारों तरफ एक कागज को सीधी खड़ी कंडीशंस में चिपका दूंगा। मतलब जैसा कागज ये है, इस कागज को मैं इस प्रकार से सीधी स्थिति में रखूंगा। तो जैसे ही सीधी स्थिति में रखूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो लाइट चमक रही है, इसकी लाइट की छाया इस पर पड़ेगी और मैं पेंसिल से इसके ऊपर ड्रॉ करके उसको जो जैसी है उसको व्यवस्थित कर लूंगा। तो इस प्रकार से मेरे पास एक अक्षांश रेखाओं का जाल प्राप्त होगा, एक प्रकार का जो व्यू प्राप्त होगा या इसकी जो एग्जैक्ट कंडीशंस प्राप्त होगी। यही बाद में इसको मैं एक सिंपल कागज पर व्यवस्थित करके इसको मैं ड्रॉ करूंगा और यही आपका क्या कहलाएगा, अक्षांश
देशांतर रेखीय जाल, जो जाल होगा इसे ही हम लोग प्रक्षेप कहेंगे। अब बात आती है कि प्रक्षेप का वर्गीकरण किस प्रकार से किया था। प्रक्षेप का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। एक तो ध्रुवीय आधार पर, विषुवतरेखीय आधार पर, और इन दोनों की मध्य की स्थिति के आधार पर। ठीक है, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, और इन दोनों के बीच के भागों को, मतलब जिस प्रकार का आपका पर्पज है, मतलब आप कहां का मैप लेना चाहते हैं, कहां के एरिया को लेना चाहते हैं, जैसे ध्रुव को लेना चाहते हैं तो आप कागज रखेंगे ध्रुव पर, आप इन दोनों के मध्य पर रखेंगे तो कागज रखेंगे तो दोनों पर, जैसे शंकु के बेसिस, जैसे ये तो हो जाएंगे जब कागज को इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से जो ध्रुव, तो उसी कहलाएंगे ख मध्य प्रक्षेप। यदि हमें कागज को इन दोनों के मध्य, ध्रुव और विषुवत रेखा के बीच में रखना, तो कागज क्या इस प्रकार से रखेंगे, तो ये कागज ये इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा आपका शंक्वाकार प्रक्षेप। और यदि हम लोग कागज को रखेंगे विषुवत रेखा के समानांतर, तो ये कहलाएंगे विषुवत रेखी। ये खमध्य, शंक्वाकार, और ये हो जाएंगे आपके बेलनाकार। तो 3 प्रकार के प्रक्षेप सामान्यतः रचना की दृष्टि से माने जाते हैं। शंक्वाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और खमध्य प्रक्षेप, इस प्रकार से यह प्रक्षेपों का निर्माण किया जाता है। अब निर्माण करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो तीनों का मैं बाकी के क्लासिफिकेशन में आपको पहले दे चुका हूं, उसमें भी जो अपना तीसरा जो है वो कहलाएंगे बेलनाकार प्रक्षेप। मतलब जहां कागज को हम लोग कहां रख रहे हैं, इस भूमध्य रेखा पर इस प्रकार से चिपका के रख रहे हैं। जब इसी कागज को चिपकाएंगे तो कागज को न तो मोड़ रहे हैं, एकदम 90 के एंगल पर रखेंगे इस प्रकार से सीधा कागज, तब जब सीधे रखेंगे तो इस पर कागज बनेगा, और इस पर जो भी जाल होगी, लाइनें होगी, इस लाइनों को हम लोग क्या करेंगे, इस कागज पर ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार की। और ड्रॉ करने के बाद फिर वह ये कैसा खुलेगा, इसका कैसा रूप होगा, वो बेलनाकार प्रक्षेप होगा। तो बेलनाकार प्रक्षेप को बनाने के लिए सामान्यतः यह सबसे साधारण प्रोसेस है, जिसमें यह माना जाता है कि ग्लोब पर कागज सी पाइप के रूप में, या आपके फनल के रूप में, या आपके पाइप के रूप में इसके ऊपर पहना दिया जाता है। इसके अंदर बल्ब लगा रहता है, उस बल्ब से इसकी छाया को प्राप्त करके, और जैसे ही कागज को खोलेंगे तो इसका व्यवस्थित रूप आ जाएगा। इस प्रकार के जो प्रक्षेप होंगे, क्योंकि कागज को बेलनाकार रूप में रखा, तो इस प्रकार के जो प्रक्षेप कहलाएंगे वो बेलनाकार प्रक्षेप या सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन के नाम से जाने जाएंगे। अब सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में क्या होता है, कागज यहां पर रखा, भूमध्य रेखा पर रखा होता है, तब कागज जैसे ही हम लोग इसको, अब हमें ड्रॉ करना किस पर, हमें ड्रॉ करना अपने सीट पर, और इस प्रकार की, तो सीट पर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखा जाता है कि यदि हमें कागज की, तो इसमें एक तो ज्ञात करना पड़ता है भूमध्य रेखा की लंबाई, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश की लंबाई, और दूसरी यह है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल। ये चीजें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखी जाती है। और भूमध्य रेखा की लंबाई को ज्ञात करने के लिए इसमें जो सूत्र उपयोग किया जाता है 2 पाई आर, और 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल को ज्ञात करने के लिए 2 पाई आर इंटू इंटरवल बटा 360 डिग्री से इसको विभाजित करके हम लोग इस प्रकार के प्रक्षेपों में, इसका बेलनाकार प्रक्षेपों में 2 देशांतर रेखाओं के जाल को या इस अक्षांशीय जाल को बनाते हैं। तो सामान्यतः ये प्रक्षेप उन क्षेत्रों के लिए अधिकतम उपयोग जाते हैं जो सिंपल एरिया में है, या जो 0 डिग्री से 20 डिग्री तक के क्षेत्रों को सही रूप में प्रदर्शित करने के लिए यह उपयुक्त माने जाता है। कारण कि यदि हम लोग कागज यहां रखेंगे तब ये तो स्वतः ही नहीं आएंगे, यदि कागज यहां रखेंगे तो भी ये गलत आएंगे। जब हमें यहां से लगा कि हाथ मतलब 0 डिग्री से 20 डिग्री तक का एरिया को हमें मानचित्र बनाना होता है या देशों का प्रदर्शन करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, साधारण बेलनाकार या सिंपल बेलनाकार प्रक्षेपों का निर्माण करते हैं। इसी बेलनाकार प्रक्षेपों के अंतर्गत जो सबसे पहला जो प्रक्षेप आता है वो है आपके साधारण बेलनाकार
साधारण या समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, जिसे कहते हैं सिंपल और इक्वल डिस्टेंस सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, अर्थात साधारण व समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। इसे कहते हैं प्लेट कैरी का भी, इसे प्लेट कैरी नामक विद्वान थे, इन्होंने इसको बनाया था और बनाने के लिए इन्होंने संपूर्ण बेलन का या साधारण बेलना का प्रक्षेप बनाने के लिए इसने अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समान भागों में विभाजित किया था। समान भागों से प्राप्त तात्पर्य कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बीच में अंतराल भी समान होगा और उनके टुकड़े भी समान होंगे। तो इसके लिए इसने क्या किया कि सबसे पहले इसने भूमध्य रेखा की लंबाई और दो देशांतर रेखाओं के बीच के अंतराल को ज्ञात करने के लिए इसने यह माना कि इसका निर्माण कैसे किया जाए। तो इसने अक्षांश रेखाओं की जितने भी लंबाई उसके 180 टुकड़े किए, 360 टुकड़े किए, और देशांतर रेखाओं के 180 टुकड़े किए, और उसमें ये टुकड़े डिपेंड करते हैं कि अंतराल के अनुसार कितने कितने टुकड़े किए जाते हैं। तो इसमें इस प्लेट कैरी ने सबसे पहले इसने पृथ्वी से लघुकृत गोले का अर्धव्यास किया। अब पृथ्वी से लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या है कि पृथ्वी से, यानी कि आप जो ग्लोब ले रहे हैं और उस ग्लोब या को हम लोग पृथ्वी के विशाल आकार से आपके पास दिए गए पैमाने से कंपेयर करते हैं कि उसके अनुसार आपका जो मैप है या उस कागज की जो शीट है उस पर उस गोले का रूप वो कितना बड़ा होगा। जैसे आपके कागज की शीट की साइज 4 और 6 सेंटीमीटर की हो सकती है, परंतु आपके जो पृथ्वी का आकार है इतना बड़ा है कि उसके हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपके पास एक पैमाना होगा, उस पैमाने से कैलकुलेट करते हुए हमें उस पृथ्वी से उस छोटे गोले को कागज पर बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक कल्पना करेंगे कि दिए गए आरएफ के अनुसार पृथ्वी का रेडियस कितना होगा या पृथ्वी का गोला कितना होगा। तो मान लीजिए एक पैमाना है कि आरएफ, एक मैं आपका प्रश्न लिख रहा हूं, आरएफ 1:200 मिलियन ये पैमाना है। इस पैमाने की मापने पर अंतराल 15 डिग्री, और इस पर आपको बेलनाकार समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना करेंगे। तो जब समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना करनी है तब आपको क्या करना है, सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की कल्पना करनी पड़ेगी या ग्लोब के निर्माण करना पड़ेगा। तो आपको कागज की शीट पर उस ग्लोब का चित्र बनाना है। तो ग्लोब कितना बने या कितने त्रिज्या का बने, इसके लिए क्या करेंगे, पृथ्वी से लिखेंगे, पृथ्वी से लघुकृत गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा दी गई मापनिका हर। ये इस पैमाने से आपके पास दिया गया पैमाना ये है और उसको कैलकुलेट करेंगे पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास से। तो कितना होना चाहिए, ये 635 मिलियन बटा 200 मिलियन इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास स्वतः ही जो त्रिज्या होगी वो 3.125 इस प्रकार की आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। ये सेंटीमीटर में आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। तो इस पैमाने के अनुसार आपकी कागज पर 3.14 सेंटीमीटर का क्या बनेगा,
उस पृथ्वी से छोटे आपने लघुकृत, मतलब पृथ्वी से लघुकृत करने किए जाने वाले गोला कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का बनेगा? 3.14 सेंटीमीटर। तब अब आप क्या करेंगे कि 3.14 सेंटीमीटर की त्रिज्या का आप ये गोला बनाएंगे, और जिसकी आपने कल्पना करी है, जो आप इस पर रख रहे हैं, उस गोले का त्रिज्या है ये, और इसे समान भागों में विभाजित कर देंगे। और विभाजित करने के बाद ये एक पैमाना आ जाएगा कि आर कितना है अपना, आर बराबर 3.14 सेंटीमीटर। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये तो आपकी हो जाएगी, कौन सी होगी? देशांतर रेखा, और ये आपकी अक्षांश रेखा। और इस ग्लोब की क्या स्थिति है? अंतराल कितने कितने डिग्री के हैं? अंतराल मैंने रखा है 15-15 डिग्री के है। तो 15 डिग्री 30, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 15, 30, 45, 60, 75। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी पर ये बनेगी, ये अक्षांश रेखा है। इस प्रकार से ये इसका आपका ग्लोब बन गया इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार दोनों तरफ 15, 30, 45, 60, 75, ये इस प्रकार से। और इनको आप चाहे तो नाम दे दीजिए 0, 15, 30, 45, 60, 75। ये आपकी अक्षांश रेखा। ठीक इसी प्रकार से इस ग्लोब पर कंटिन्यूस रूप से ये देशांतर भी होगी इस प्रकार से। अब ये देशांतर क्योंकि संपूर्ण गोले पर है, तो कुछ पीछे चली जाएगी, कुछ साइड में चली जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया? जो ग्लोब जो पृथ्वी से छोटा होकर कितना बना? इस 3.14 सेंटीमीटर का आपका ग्लोब। अब आप पर क्या रख रहे हैं कि इसके इस किनारे पर भी आप कागज रख रहे हैं, और इस किनारे पर भी आप ये कागज रख रहे हैं। तब ये कागज रखेंगे तो मान लीजिए मैंने इसकी बल्ब की छाया रखी, तो इसकी छाया का इस कागज पर कहीं यहां पर पड़ेगी, यहां पर, इस प्रकार से इसकी छाया पड़ेगी। और जैसे मैं इसको खोलूंगा तो किस रूप में होगा? खोलने के बाद इसका रूप होगा, वो रूप थोड़ा सा हटके होगा। और खोलने के बाद किस प्रकार का होगा? ये तो अब यदि खोलेंगे तो नो डाउट, क्योंकि ये तो अपन ने लंबाई ज्ञात की, खोले क्योंकि अपने पास कागज तो है ही नहीं, केवल कल्पना ही कर रहे हैं। तो इस कागज है नहीं और कल्पना कर रहे हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है? भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भूमध्य रेखा की लंबाई, तो इसमें 3 चीजें ज्ञात करनी। भूमध्य रेखा की लंबाई, सबसे पहले अपने पृथ्वी के लघुकृत गोलेकार व्यास का ज्ञात कर लिया था। अब दूसरा ज्ञात करेंगे भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी रखेंगे? क्या फॉर्मूला था? 2 पाई आर, मतलब 2 गुणा पाई का मान कितना? 22/7 गुणा आर का मान कितना आया? 3.14। ये इसका आर का मान आ गया। और जो जितना भी इसे कैलकुलेट होगा वो इसका भूमध्य रेखा की लंबाई हो जाएगी। और यदि ठीक इसी प्रकार से 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल, 2 देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल 2 गुणा 22/7 इंटू 3.14 इंटू अंतराल कितना था? 15। फॉर्मूला से पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला ये है 2 पाई आर इंटू अंतराल बटा 360, यानी कि 2 गुणा 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 1/4 इंटू अंतराल कितना? 15 डिग्री का, 15/360। ये अपने पास एक आइडिया आ जाएगा कि भाई यह
कितनी अंतराल है और इसको कैसे कैलकुलेट करें। इसी को आगे बढ़ते हुए ये अपने आप इसकी लंबाई आ जाएगी, और लंबाई की जो गणना है वो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसकी टोटल लंबाई आती है 19.737 आती है, ये आगे आपके सेंटीमीटर में, और इसकी लंबाई आ जाएगी, मतलब 2 अक्षांश डिवाइड बाय 24, इसकी आ जाएगी 0.82 सेंटीमीटर। तो अपने आप ही यह कैलकुलेट हो जाएगा कि भूमध्य रेखा 19.737 की लेनी है और देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल आपके कितना है 0.828। अब ध्यान रखिए यहां पर कितनी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं कितनी है, 360 का अंतराल है, तो 24 देशांतर हो जाएगी, 24 देशांतर, 24 टुकड़े कहने के बाद 24 टुकड़े, 12 इधर और 12 उधर। ये अपने पास दो रफ आइडिया आ गए। रफ आइडिया आने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक बनने के बाद अब दूसरा मैप बनाएंगे और मैप में या जाल बनाएंगे। तो सबसे पहले कितने सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे 19.73 की, ये अपने लाइन खींच दी, और इसकी लंबाई कितनी होगी 19.73, और ये क्या बनी है अपनी भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा को समान 24 भागों में डिवाइड करना है, तो 12 भाग तो इधर करने हैं और 12 भाग ही इधर करने हैं। ये अपना 0 हो जाएगा और इसको 0 से समान 24 टुकड़े इसके कर दीजिए, इस प्रकार से कंटिन्यू। कितने अंतराल के 0.82। अब 0.82 अपने को बनाना है तो समान भाग हो नहीं सकते, इसलिए समान भाग अपने स्केल से करेंगे, कोई टुकड़ा बड़ा छोटा, इसलिए क्या करेंगे, जो 2 नूब वाला या 2 नूब वाला प्रकार होता है, डिवाइड होता है, उसमें 0.82 दूरी भर दीजिए और उसके समान टुकड़े कर दीजिए, 12 टुकड़े इधर और 12 टुकड़े इधर, ऐसे समान टुकड़े कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 ये 12 टुकड़े, ये 12 टुकड़े हो गए किसके लिए, अपने देशांतर रेखाओं के। अब बात आती है कि देशांतर रेखाएं की लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई जितने टुकड़े का मान यहां 0.82 टुकड़े का मान यहां है, ठीक उतने को उतने टुकड़े का मान हमें देशांतर रेखाओं के लिए बनाना पड़ेगा। तब अक्षांश देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी थी, 360 थी, इसलिए 24 टुकड़े हुए। अब अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 180 है, तो टुकड़े कितने, ठीक इसके आधे हो जाएंगे, मतलब 24 होंगे, तो 24 तो 360 के लिए देशांतर रेखा 24 टुकड़े किए थे, और अक्षांश रेखाओं के लिए 12 टुकड़े करेंगे। अब 12 टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी, मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई 0.82 को 12 से गुणा कर दीजिए, जितनी लंबाई आई थी वो इसकी लंबाई, यानी कि इसका आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 19.73 को ठीक 2 आधा कर दीजिए, जो इसकी लंबाई है वो इसकी एक्चुअल लंबाई आ जाएगी, लगभग आपके ये 9.36
9.56 के आसपास की लंबाई आ जाएगी, 5-6 से इसकी ज्यादा और हो सकती है ये सेंट। तो अपने को यहां से लगाकर यहां तक, और इसमें भी ध्यान रखिए आधा भाग ऊपर रहे और आधा भाग नीचे रहे। ऐसा भी नहीं है कि आपने आधा भाग ऊपर कर लिया आधा नीचे, तो दोनों और भाग मतलब 6 टुकड़े इधर करने हैं, कितने 0.82 के, तो 6 टुकड़े, जैसे ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये आपके 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टुकड़े इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। और ये अपनी होगी अक्षांश देशांतर रेखाएं। तो इसको आप, अब आपका नंबरिंग करने के बाद 2 नंबर में बता दूं, अब आप इसके लीजिए और सबसे पहले तो इसके बराबर की जितनी ये लाइन खींची है इसके बराबर की ये लाइनें खींच दीजिए, इधर भी खींच दीजिए और इधर भी खींच दीजिए, दोनों बराबर की लाइनें। और फिर इसको आप एक आयत के रूप में से ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि हमें यह मालूम पड़े कि ये इतना ही एरिया अपने को कवर करना है। और फिर इसके लीजिए और इसको आपस में ये जोड़ दीजिए इस प्रकार से। आप ध्यान रखिए इसमें जितने टुकड़े, सभी और टुकड़े बराबर है, सभी इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल सभी दोनों और बराबर है। न तो अक्षांश रेखाओं पर इनके बीच का अंतराल ज्यादा है और न ही देशांतर रेखाओं के बीच में इसका अंतराल ज्यादा है, सभी और बराबर है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी ऐसे है। ये आपका प्लेट कैरी का समदूरस्थ या समदूरस्थ या साधारण बेलनाकार प्रक्षेप हो जाता है। और इस प्रक्षेप के ऊपर ये यहां पर 0 नंबर, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश थी, देशांतर थी, ये आपकी 15 30 45 30 45 60 75 75 90 105 120 135 150 165 और 180। इधर भी आप कंटिन्यू कर दीजिए, दोनों तरफ यही की यही संख्या दोनों तरफ लिखनी है। 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 और 180। ये ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह इस अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश मानते हुए 15 डिग्री 30 डिग्री 45 60 75 और 90 डिग्री, ध्यान रखिए यहां पर 90 डिग्री, ये नॉर्थ का पार्ट है तो ये नॉर्थ, ये सभी पे नॉर्थ आ जाएगा। और ये सभी इसी प्रकार ये साउथ का पार्ट तो 15 डिग्री साउथ, 30 45 60 75 और ये 90। ये आपका हो जाएगा सिंपल आपके साधारण बेलनाकार प्रक्षेप। इसे सिंपल या साधारण बेलनाकार सिंपल इक्वल डिस्टेंस। अब इक्वल डिस्टेंस से तात्पर्य क्या हुआ कि दोनों के बीच में अंतराल है वो समान है, चाहे अक्षांश देशांतर, अक्षांश रेखाओं के बीच में अंतराल भी उतना का उतना है और देशांतर रेखाओं के बीच का अंतराल भी उतना का उतना है। तो यह एक ऐसा प्रक्षेप है जिसमें दोनों के बीच का अंतराल सामान्य रखा जाता है। अब बात आती है कि इसकी क्या विशेषता है और यह क्यों उपयोग में लाया जाता है। इसकी पहली विशेषता यह है कि यह इसमें अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण में काटती है। सभी अक्षांश रेखाएं और देशांतर सभी समकोण में काटती है, नंबर 1। नंबर 2, सभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बीच का अंतराल बराबर है। नंबर 3, यह
इन अक्षांश रेखाओं के बीच का अंतराल अधिक समान होने के कारण इस पर जो भी मानचित्र होगा वह जो होगा वो उसमें आकृति और मापनी दोनों में अशुद्धता रहेगी। कि क्यों अशुद्धता रहेगी? क्योंकि यदि यहां पर कोई प्लेस है, वो जितना है एक्चुअल है उतना उतना उसी साइज में ये यहां पर भी होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। केवल इस भाग को छोड़कर या इस भाग को छोड़कर बाकी शेष भागों में यह मापनी और आकृति इसमें परिवर्तित होती रहती है। और यह इसमें समांतर भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा या केंद्रीय देशांतर, भूमध्य रेखा केंद्रीय देशांतर मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश देशांतर है, ये वाली ये लाइन है ठीक इसकी इस भूमध्य रेखा की एकदम आधी, जो मैंने आपको बता दी। अब इसमें इसका उपयोग कहां लेते हैं कि उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां पर मान लीजिए 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में कोई मानचित्र है या 0 डिग्री अक्षांश के पास कोई देश है, उसके मानचित्रों को बनाने के लिए यह सबसे उपयुक्त माना जाता है। बाद में धीरे धीरे जो भी देश है उस पर उनके आकार छोटा होता जाएगा, आकृति में डिस्टर्ब होता जाएगा, तो मापने भी इसमें डिस्टर्ब रहती है और आकृति भी डिस्टर्ब रहती है। तो केवल उन्हीं देशों के लिए उपयोगी लिया जाता है, बाकी शेष क्षेत्रों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो यहां तक ही इस प्रक्षेप को यहां पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।